बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की, लेकिन वो डिटेल के साथ बात करते हैं। जो न्यूक्लियस का सबसे पहला काम है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर है। इट स्टोर एंड प्रोटेक्टेड जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक जो मटेरियल है तो ये इज़ ए हाउसिंग प्लेस के तौर पर ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को, कि वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहे। ना सिर्फ ये उसको हाउस प्रोवाइड करता है बल्कि उसकी हिफाजत का काम भी करता है कि उसको बाहिफाजत अपनी जो काम है वो परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइज इट इनटू लॉन्ग स्ट्रेन ऑफ डीएनए। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होती हैं वो इज़ ए रफ फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाते हैं, और इसका ऑर्गेनाइज फॉर्म में आने को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और यही क्रोमोसोम्स में फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। इसके साथ इट इज़ क्रूशियल फॉर इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। जो मौरूसियत हैं ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो करेक्टर वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो इंफॉर्मेशन और जो इनहेरिटेंस और जो मुशाबिहत या वेरिएशंस वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आती है या वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है तो इसके लिए भी क्रोमोसोम्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और यही जो काम है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है, तो इसलिए जेनेटिक जो इंफॉर्मेशंस हैं ये स्टोरेज भी वहाँ पर होता है, ये ऑर्गेनाइज भी वहाँ पर होता है, और ये वहाँ पर उसकी जो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो फिर वहाँ से उनकी डिवीज़न भी होती है, और जो नया सेल बन जाता है उसमें यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो न्यूक्लियस को मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये हमारे साथ एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को मैं ज़रा जूम करता हूँ न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हो गई, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो क्या है? डीएनए है, और डीएनए के ऊपर यहाँ जीन्स मौजूद हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, जीन्स हैं, डीएनए है, तो ये कहाँ मौजूद हैं? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस हैं वो जो न्यूक्लियस है सेल का वो इज़ ए कंट्रोलिंग और इज़ ए हाउसिंग के तौर पर मौजूद हैं। वो हाउस देता है, हैबिटेट देता है क्रोमोसोम्स को, जीन को और डीएनए को। दूसरा जो न्यूक्लियस का काम है वो ट्रांसक्रिप्शन की है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहा जाता है। और यही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो न्यूक्लियस के अंदर ये वाक़या हो जाती है। यानी डीएनए सर्व इज़ ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। डीएनए इज़ ए टेम्पलेट के तौर पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, और जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो यही डीएनए को एज ए टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इससे मैसेंजर आरएनए बनाई जाती है। और यही मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन वाक़या हो जाता है। इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये साइटोप्लाज्म की तरफ चली आती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इस प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और यही एंजाइम्स और प्रोटीन्स की मदद से डीएनए को, यानी जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और यही मैसेंजर आरएनए वो कैरी करता है जेनेटिक कोड को, यानी उसके ऊपर जेनेटिक कोड होता है, और यही जेनेटिक कोड को राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं इसकी तरफ चली आती हैं। और यही राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए ये तमाम चीज़ें मिलकर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसमें भी न्यूक्लियस का बड़ा किरदार है, और ये तमाम प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर वाक़या हो जाती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक डीएनए का एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है।
तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस वो जन्म लेती है जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेंजर आरएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड बन जाती है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। और इस न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से जो मैसेंजर आरएनए बन पाता है वो इस न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से साइटोप्लाज्म में चली आती हैं। लेकिन ये तब साइटोप्लाज्म में आती है जब ये इस मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन वो की जाती हैं। वो किसी और अलग लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह की मॉडिफिकेशन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो जन्म लेती हैं। तो इस न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से ये जो मैसेंजर आरएनए बन जाता है वो साइटोप्लाज्म में चला आता है। ये मैसेंजर आरएनए कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ये राइबोसोम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जो आरएनएज हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के ज़रिए से जो प्रोटीन्स बन पाती हैं तो इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस ने जन्म लिया जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया। और यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन्स बन पाती हैं इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन का है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और ये सारा का सारा प्रोसेस किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये मैसेंजर आरएनए यहाँ साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं और यहाँ इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन की वो सिंथेसिस वो हो जाती हैं। तीसरा जो न्यूक्लियस का काम है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस डीएनए की तरफ से चली आती हैं तो इसमें ये इंफॉर्मेशंस होती हैं कि कौन से जीन को टर्न ऑफ किया जाए और कौन से जीन को टर्न ऑन किया जाए। तो अगर कोई एक जीन टर्न ऑफ होता है तो इसका मतलब ये है कि जीन जो है वो ऑफ हो गया तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, स्टॉप होगी। और किसी भी जीन को अगर वो ऑन किया जाता है तो उसकी फिर एक्सप्रेशंस होगी, यानी उसके जो करेक्टर हैं, जो जीन जिस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वही करेक्टर पर एक्सप्रेस होगी। तो ये काम भी रेगुलेशन ऑफ जो जीन एक्सप्रेशन है ये काम भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसमें भी डीएनए का इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी जीन का जो टर्न ऑफ और ऑन करना है वो भी डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से होती है। चौथा जो उनका काम है आरएनए प्रोसेसिंग। जो राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है और मैसेंजर आरएनए है तो इसको भी वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और यही जो राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है और मैसेंजर आरएनए है, ये तमाम आरएनएज जो है ये एसेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिफ्थ जो उनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होती है जो कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, ये रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर आ रही है या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ चली जा रही है तो उसको मैनेज किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। और ये काम कौन करता है, ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स करता है। मिसाल के तौर पर जो मैसेंजर आरएनए हैं और जो प्रोटीन्स हैं तो ये मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाती हैं तो ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म की तरफ चली आती हैं। तो ये किस तरह साइटोप्लाज्म की तरफ आएगी, तो ये रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियर पोर का काम है। तो ये न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से जो मैसेंजर आरएनए है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ चली आएगी और जहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसको प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये मेंटेनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन रखता है, उसकी रेगुलेशन का काम करता है। छठा जो न्यूक्लियस का काम है वो डीएनए रेप्लिकेशन की है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए की वजूद
वो बनना, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। यानी कॉपी ऑफ डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। और यही डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ये कब होती है? बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल की डिवीजन से पहले ही डीएनए की रिप्लिकेशन वाक़या हो जाती है। और यही जो न्यू डीएनए की कॉपी बन जाती है, यही वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रोसेस को डीएनए की रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इससे पहले डीएनए जो है उसकी दो स्ट्रैंड बन जाती है। एक स्ट्रैंड वो पेरेंट सेल में चली जाती है और दूसरा स्ट्रैंड वो पेरेंट सेल में रह जाती है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो डॉटर सेल में चली जाती है। तो इसी तरह ये जो स्ट्रैंड है, ये जो एज ए टेम्पलेट के तौर पर जो डॉटर सेल में चला जाता है, इसके इर्द गिर्द एक और स्ट्रैंड जो है वो बन जाती है। और इसी तरीके से डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है और इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन वो हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस का काम है तो वो न्यूक्लियोलस फंक्शंस हैं। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए को ट्रांसक्राइब किया जाता है और यही आरएनए की जो सब यूनिट्स होती हैं वो इसको असेंबल किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो लास्ट जो न्यूक्लियस का फंक्शंस है तो वह है स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन की है। न्यूक्लियस प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ये जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स है और डीएनए है, ये इसकी हिफाजत करती हैं और ये वहाँ पर बाहिफाजत न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स सेल के अंदर चली आती हैं तो इससे जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल की हिफाजत करती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स से जेनेटिक मटेरियल को बचाया जाता है।